वेलकम बैक बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आज आपके लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 9 लेके आ गया हूं। आज हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये इक्विलिब्रियम है क्या? तो सिंस वी आर राइट नाउ इन थर्ड चैप्टर, हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ही पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग इक्विलिब्रियम को बस एक ही फॉर्म में समझेंगे, दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अभी हम लोग इसके दूसरे रूप को, दूसरे टाइप को नहीं समझने वाले, दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। वो हम लोग चैप्टर नंबर 8 या 7 रोटेशन जब पढ़ेंगे तब हम लोग उसमें समझेंगे। अभी आप बस इतना समझो, इक्विलिब्रियम मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब एक बॉडी है, वो ट्रांसलेट इधर उधर नहीं कर रहा है, बस अपनी जगह पे रखा हुआ है। अगर बहुत सारे फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं फिर भी ये अपने पोजीशन पे होल्ड ऑन है, देन वी कैन से दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो अभी हम लोग अपने आप को इक्विलिब्रियम में लिमिट करने वाले हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तक। इसका एक और टाइप होता है जिसको हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो हम लोग चैप्टर रोटेशन में पढ़ेंगे। तो अभी इसको अच्छे से समझते हैं और तब आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या इसके अंदर में पढ़ना है। तो चलिए, जहां से स्टार्ट होता है, क्या बोर्ड आई है हमें? इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मैं आपको पहले भी बोला, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमें पढ़नी है, हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम अभी नहीं पढ़नी है, वो हम लोग चैप्टर रोटेशन में पढ़ेंगे। फॉर ए बॉडी टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नो नेट फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन इट। उसके ऊपर में कोई नेट फोर्स नहीं लगना चाहिए। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कितना होना चाहिए? जीरो। इट मस्ट बी जीरो। सारे वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, अगर एक बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो, अदरवाइज उस बॉडी में एक्सीलरेशन आ जाए। इफ सेवरल एक्सटर्नल फोर्सेस F1 से लेके Fn तक are acting simultaneously on a body, the body is in translational if and the body is in translational equilibrium। अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं फिर भी अगर वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तब हम क्या बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो। रिजल्टेंट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो। सारे फोर्सेस अगर हम एक्सप्रेस करें, अगर कार्टेशियन फॉर्म में एक्सप्रेस करें, कार्टेशियन फॉर्म में हमारा एक्स वाई जेड अलग अलग होता है, देन समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, summation of all the forces in y direction and summation of all the forces in z direction must be zero। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बॉडी दिया हुआ है और उस पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए F2 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है, Fi तक इधर लग रहा है, देन इफ द F net is जीरो, तो ये बॉडी क्या होगा? दिस बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दिस बॉडी विल बी, क्योंकि यहां बोला F net जीरो है, विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन में या कर्व लाइन में कहीं नहीं जाएगा। रोटेट होना मतलब एक पॉइंट के अबाउट घूमना। कर्व लाइन में भी ट्रांसलेशन प्रोग्राम मोशन टू टाइप के होते हैं, रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर। तो ट्रांसलेशन मतलब वो कहीं नहीं जा रहा, वो कर्व होके भी नहीं जा रहा, वो सीधा भी कहीं नहीं जा रहा। ट्रांसलेशनल मोशन। चलो आगे बढ़ते और देखते क्या है। If a body is acted upon by a single external force, it cannot be in equilibrium। अगर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है तो उसको बैलेंस आउट, उसको जीरो करने वाला कौन होगा? एफ नेट जीरो कैसे होगा? अनलेस अंटिल वो सिंगल फोर्स ही जीरो हो जाए। तो अगर एक बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, बात समझिए इसको, अगर एक बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, कैन वी से दिस बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? नो, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है, इसको कैंसिल आउट कौन करेगा? देन ऑन दिस बॉडी द नेट फोर्स इज व्हाट? 5 न्यूटन। सो इट विल नॉट बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्योंकि इस पे एफ नेट कुछ आ रहा है। देन इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू एक्सटर्नल फोर्सेस, दो फोर्स लग रहा है और तब इक्विलिब्रियम है, तब हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि अगर एक फोर्स ऐसा रहा होगा तो दूसरा जस्ट उसके अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड का, तभी पॉसिबल है। देखो, द फोर्सेस मस्ट बी ऑफ इक्वल एंड अपोजिट नेचर। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होना चाहिए और अपोजिट नेचर का होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन का होना चाहिए। अब अगर मैं 5 न्यूटन इधर से लगा दूं तो क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? यस, आ जाएगा। इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। If a body is in equilibrium under the action of three forces, then their resultant must be zero। F1 plus F2 plus F3 must be zero। हाँ या ना? तो देख भी रहे हम लोग। तो यहाँ पे फिर आगे बढ़ते, क्या बोलना चाह रहे हैं इक्विलिब्रियम में? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपके सामने। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया अपने सामने, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? इन द गिवन फिगर द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ये जो बॉडी है
पॉइंट का वो इक्विलिब्रियम में है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F1 F2। आप पॉज करो और ट्राई करो रिजॉल्व करके इसको बनाने का। मैं कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, सारे फोर्सेस को डाउन द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन रिजॉल्व कर देता हूं। दो डायरेक्शन में हमें रिजॉल्व करना चाहिए, एक अलोंग द इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, एंड देन इक्वेट देम। ना बॉडी ऊपर जा रहा है ना नीचे, ना स्लाइड डाउन ना स्लाइड अप। तो चलो करते रिजॉल्व। तो रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले वी नीड, चलो हम लोग सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं। ये 10 न्यूटन को अगर रिजॉल्व करें तो ये 60 है, देन व्हाट कैन वी से अबाउट द एंगल? तो ये भी 60 हो जाएगा। तो ये 60, तो फिर ये क्या हो जाएगा बच्चा? 30। तो ये क्या हो जाएगा? 60। तो अपना दो फोर्स आ रहा है, क्या आ रहा है? एक ऊपर की तरफ आ रहा है 10 cos 60 डिग्री, और इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 10 sin 60 डिग्री। तो मैंने 10 रिजॉल्व कर दिया, तो भी आई कैन रिमूव 10। मैंने 10 रिजॉल्व कर दिया है, आई कैन रिमूव 10। हाँ या ना? नाउ इस F2 को रिजॉल्व कर ले, क्योंकि F1 पहले से रिजॉल्व है। तो अगर मैं F2 को रिजॉल्व करूं, एक इधर रिजोल्यूशन आएगा और एक ऊपर की तरफ रिजोल्यूशन आएगा। सर ये एंगल 60 है, तो कहना इससे ये एंगल भी 60 होगा। मैं अगर दूसरे पेन से दिखा दूं तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। ये 60 है तो ये भी 60 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कैसे सर? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो चलो रिजॉल्व करते हैं। फिर ऊपर क्या आ जाएगा? F2 sin 60। क्या आ जाएगा? sin 60। और इधर क्या आ जाएगा? F2 cos 60 डिग्री। चलिए बोलिए क्या हो जाएगा? नाउ वी हैव रिजॉल्व द 10 न्यूटन इन अपवर्ड एंड दिस डायरेक्शन। हमने एक्स वाई में रिजॉल्व कर दिया है, तो एक्स वाई में भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंस वी हैव रिजॉल्व द फोर्सेस इन एक्स एंड वाई, नॉट अप द इंक्लाइन एंड डाउन द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन नहीं किया, एक्स वाई किया, तब भी बात बराबर होना चाहिए। देन व्हाट शुड बी हैपनिंग? तो वी अलोंग एक्स डायरेक्शन हम बोल सकते हैं फोर्सेस मस्ट बी इक्वल अलोंग एक्स। F2 cos 60 डिग्री, समझ में आ रहा है बात? F2 का कंपोनेंट x के अलोंग मस्ट मैच राइट डायरेक्शन का फोर्स, दैट इज 10 sin 60 डिग्री प्लस F1 फोर्स। हाँ या ना? तो यहां से एक रिलेशन मुझे F1 और F2 में आ जा रहा है। दूसरा अलोंग y डायरेक्शन में क्या बोल सकता हूं? y डायरेक्शन चलो करते हैं। y डायरेक्शन में ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, दैट इज F2 sin 60 डिग्री, बोलिए बच्चा, प्लस 10 cos 60 डिग्री। ऊपर वाले दो फोर्स मस्ट बैलेंस व्हाट? 10। तो यहां से क्या आ जाएगा? F2 अपना F2 इंटू रूट 3/2 प्लस 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 10। सो 5 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, इंप्लाइज F2 क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2/√3। F2 की वैल्यू यहां से क्या आ रही है? 10/√3। F1 अगर मैं पहले इक्वेशन में डाल दूं F2 की वैल्यू, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ F1। इस इक्वेशन में अगर मैं डाल दूं, चलो तो फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं F2 cos 60, यानी 10/√3 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 10 इंटू √3/2। cos 60 1/2 होता है ना, so I'm doing one mistake. cos 60 is 1/2, cos 60 is 1/2 is equal to 10 sin 60 प्लस F1। F1 क्या आ जाएगा बच्चा, बोलिए सर? ये आ जाएगा 10/2√3, 10/2√3 माइनस 10√3/2। हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा बोलिए? अगर मैं एलसीएम लूं तो हो जाएगा 2√3। तो अगर मैं इसको देखूं तो 10 माइनस 10 3 जा 30, ये क्या आ जाएगा? माइनस 20/2√3, माइनस 20/2√3। Did I do it correct? If the given figure is in equilibrium, F1 plus 10 sin 60. Yes, seems to be like correct. F2 इधर है, तो इट माइनस इंडिकेटिंग F1 का डायरेक्शन अपोजिट होगा। सो मेथड आपको मैटर करता है। मेथड क्या बोर्ड है? आप फोर्सेस को x एंड y के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लो, एंड देन यू इक्वेट द फोर्सेस एंड यू गेट द वैल्यू।
चलो नेक्स्ट करते हैं, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन ये अपना। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स ऑफ वेट 10√3, एक बॉक्स है 10√3 का, इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन राइट नाउ विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग्स, एक OA एक OB as shown in the figure. First, the string OA is horizontal, okay, seems to be like horizontal. Find the tension in both the string. इस स्ट्रिंग में भी बताओ टेंशन, इस स्ट्रिंग में भी बताओ टेंशन। तो चले करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं सो दैट आई एम एबल टू रीड्रॉ इट। ओके, सो देखते हैं, सो दैट आई कैन रीड्रॉ इट। क्या बोल रहा है, मेरे पास क्यू ऐसा लेवल है, यहां से एक अपना ब्लॉक हैंग कर रहा है एंड ब्लॉक इज कनेक्टेड विथ टू रोप्स, या रस्सी, पतली सी रस्सी हम बोल सकते हैं, ऐसा और ऐसे, हाँ या ना। और ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है बच्चों। तो व्हाट कैन वी डू, वी कैन रिजॉल्व द फोर्सेज, हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करना पड़ जाएगा, पहले आपको फोर्सेस दिखाना पड़ेगा। एक तो ये ब्लॉक पे नीचे क्या लग रहा होगा, इसका वेट, तो बॉक्स ऑफ वेट दिया हुआ है कितना, 10√3 का, और इस पे एक टेंशन इधर लग रहा होगा T1 और इधर लग रहा होगा T2, क्योंकि दोनों अलग अलग रस्सी है, एक रस्सी इधर है ओए, एक रस्सी उधर है, तो T1 एंड T2, दिस थ्री फोर्सेस मस्ट बी बैलेंसिंग अगेंस्ट ईच अदर टू गेट द इक्विलिब्रियम। तो चलो या तो रिजॉल्व कर सकते हैं, बट अगर तीन फोर्सेस है तो हम लोग लैमिस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो एक बार लैमिस थ्योरम मैं बता देता हूं आपको। लैमिस थ्योरम आप समझ लो फॉर थ्री फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। लैमिस थ्योरम, हालांकि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर थ्री फोर्सेस। लैमिस थ्योरम, सपोज एक बॉडी अपने पास, उस पर थ्री फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 एंड F3। इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये बॉडी जो है अपना ये इक्विलिब्रियम में, इफ बॉडी इज इन equilibrium and only three forces are acting. How many forces? Three forces are acting. अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में और ओनली थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग, देन क्या बोल सकते हैं, देन एक रूल है, एक थ्योरम है कि अगर ये एंगल अपना, ध्यान से देखिएगा, अगर इफ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, देन व्हाट कैन वी से, हम लोग एक थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, फोर्स F1 डिवाइडेड बाय फोर्स F1 के अपोजिट में क्या है, गामा है, साइन गामा इज इक्वल टू फोर्स F2, अगर मान लो ले लेते, कोई भी ले लो, फोर्स F3 भी ले सकते थे, F2 लेते तो उसके सामने क्या है, साइन बीटा इज इक्वल टू फोर्स 3 बाई साइन अल्फा। तो ये लैमिस थ्योरम है, ये कब लगता है, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, कब लगता है, जब थ्री फोर्सेस हो, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो एंड थ्री फोर्सेस हो, तब हम लोग इस प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं और इससे हम अपने अननोन फोर्सेस निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे थ्री फोर्सेस है, आप इसको रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हो, लैमिस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। मैं जनरली रिजॉल्व मेथड यूज करता हूँ। तो आप अगर एक मेरे को बात बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी तो 60 हो जाएगा, हाँ या ना। कैन वी से, हम लोग आराम से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सर इधर की तरफ क्या आ जाएगा, T1 cos 60 डिग्री, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा बच्चा, T1 sin 60 डिग्री, हाँ या ना। नीचे की तरफ वेट है इस साइड में, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ, सर फॉर दिस सिचुएशन वी कैन से, सर T1 sin 60 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, टेल मी। अगर ये इधर का रस्सी नहीं होता तो ये इधर झूल जाता, इस टेंशन, इस रस्सी में भी टेंशन होगा, ऊपर वाला टेंशन मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, सो इट मस्ट बी इक्वल टू 10√3। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, T1 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 10√3। √3 विल गेट कैंसल, इंप्लाइज T1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 न्यूटन। यहां अगर मुझे T1 आ गई है इक्वेशन नंबर 1 से, तो मुझे T2 की भी वैल्यू आ जाएगी, लेफ्ट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू राइट फोर्स, सो वी कैन से T2
must be equal to T1 cos 60 degree. Why? Because upward force must be equal to downward force, right force must be equal to left force for equilibrium. तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे T2 is equal to अपना वैल्यू T1 आया ना 20 into 1/2 कितना हो जाएगा 10. So it is 10 Newton. So we have got both the forces, but it is asking me one more question. If you can change the location of point A on the wall and hence the orientation of string OA changes to like this without altering the orientation of the string OB. OB ऐसे ही है, बस OA को horizontal से मैंने ऊपर shift कर दिया. As shown in the figure 2. What angle should be the string OA make with the wall so that minimum tension is developed in it? कितना एंगल बनेगा सो दैट मिनिमम टेंशन है. तो चलो उसके लिए रीड्रॉ करते हैं. तो यहां पे अगर देखें मेरे पास दो वॉल्स हैं, मेरे पास दो वॉल्स और यहां पे मेरे पास एक ब्लॉक, मेरे पास एक ब्लॉक और यहां पे एक स्ट्रिंग ओबी है. स्ट्रिंग को ऐसे बनाया तो ओबी है और ये ओए को मैंने ऊपर कर दिया. ये एंगल 60 तो दिया हुआ है, बोला ये एंगल कितना बना दे जो टेंशन, क्या पूछ रहा था टेंशन. What angle should the string OA make with the wall so that minimum tension is developed in it? OA का जो टेंशन होगा वो मिनिमम होना चाहिए. चलो चेक कर लेते हैं. तो अगेन वी विल डू व्हाट, वी विल शो द फोर्सेस. नीचे में 10√3 लग रहा होगा, इधर टेंशन 1 लग रहा होगा, इधर टेंशन 2 लग रहा होगा. अगर मैं इसको रिजॉल्व करना चाहूं तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करना चाहूं अगर मैं इसको रिजॉल्व करना चाहूं तो मेरा क्या आ जाएगा बताइए सर. इधर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा. सर इधर क्या आ जाएगा T1 cos 60 डिग्री, ऊपर क्या आ जाएगा T1 sin 60 डिग्री. इधर क्या आ जाएगा बच्चा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा. ये आ जाएगा T2 sin थीटा और ऊपर में क्या आ जाएगा T2 cos थीटा. अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, क्या पूछ रहा है What's अभी भी बॉडी, if you can change the location of point A on the wall and hence the orientation of the string OA without altering the orientation of OB as shown in the figure. What should be the string OA make with the wall so that minimum tension is developed keeping the equilibrium? Equilibrium रहना चाहिए. तो हम क्या बोल सकते हैं, पहला इक्वेशन क्या लिख सकते हैं सर T1 sin 60 डिग्री प्लस ऊपर के दो फोर्स T2 cos थीटा must be equal to how much 10√3 और लेफ्ट फोर्स T1 cos 60 डिग्री must be equal to T2 sin थीटा. आया ना. तो यहां से T2 की वैल्यू हम उठा के यहां रख सकते हैं, या हम स्क्वायरिंग कर दे तो काम चल जाएगा मेरा. क्या, चलो स्क्वायरिंग करके चेक करते हैं. इफ वी डू स्क्वायरिंग एंड देन ऐड तो T1 ओके. सो व्हाट कैन वी डू इज अगर मैं उसको उस साइड ले जाऊं तब मेरा काम हो जाएगा. मेरे को T2 की वैल्यू चाहिए, व्हाट शुड बी द थीटा. तो थीटा अगर मैं T2 को कैंसिल करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं बोलो. तो पहला इक्वेशन से आई कैन गेट सर T1 sin 60 मतलब √3/2 प्लस अगर T2 है तो T2 रहने दीजिए cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 10√3 पहले इक्वेशन से एंड T1 cos 60 का वैल्यू मतलब T1/2 प्लस इज इक्वल टू T2 sin थीटा. आया ना. अगर यहां से मैं T1 हटाना चाहूं तो क्या हो जाएगा बताइए जरा. T1 हटाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा √3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकता हूं. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट दिस T1 वैल्यू इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ व्हाट शुड बी द स्ट्रिंग कितना में के सो दैट टेंशन मिनिमम टेंशन इज डेवलप्ड. तो मिनिमम टेंशन के लिए टेंशन इस T2 का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए. तो यहां से मुझे T1 हटाना पड़ेगा. T1 हटाने के लिए मैं क्या करूंगा सर ऊपर में यहाँ पे √3/2 है तो ऊपर में तो 1 से मल्टीप्लाई करो, नीचे में √3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा. तो अपना अगर मैं सब्ट्रैक्ट एंड देन सब्ट्रैक्टेड तो ये √3 आ जाएगा, यहाँ भी √3 आ जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 0 और ये अगर अपना क्या आ जाएगा सर T2 प्लस T2
cos theta is equal to 10 root 3 minus root 3 t2 sin theta। रूट, तो यहां ध्यान दीजिए अपना क्या आ रहा है बच्चा, रूट 3t2 sin theta प्लस t2 cos theta मस्ट बी इक्वल टू 10 रूट 3। आया ना। अगर मैं दोनों तरफ, ये मेरा आ रहा है t2 sin theta प्लस, अगर मैं यहाँ ध्यान दूं तो क्या कर सकता हूँ, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्या मिनिमम वैल्यू ले ले जो अपना, तो ऐसे फंक्शन का a cos थीटा प्लस b sin थीटा, एक y इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, y मिनिमम क्या होता है, दैट इज, बताइए। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस का अगर हम देखें a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, अगर मैं रूट 3 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, ये क्या आ जाएगा, t2 sin थीटा प्लस t2 बाई रूट 3 cos थीटा इज इक्वल टू 10। आया ना। अगर इसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू, बट शुड बी द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट टेंशन इज मिनिमम। तो अगर टेंशन यहां से मैं, अगर मैं यहां से टेंशन कॉमन करता हूं, नेक्स्ट पेज अगर ले जाता हूं, रुक जाइए एक मिनट, यहां से ध्यान दो, अगर मैं यहां से, या अगर मैं यहां से t2 कॉमन करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा सर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई रूट 3 इज इक्वल टू 10। तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई रूट 3। हाँ ना। फॉर मिनिमम दिस शुड बी मैक्सिमम, अगर ये t2 की वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए तो ये चीज की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये मैक्सिमम कब हो जाएगी सर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है y, अगर ऐसा हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया कि अगर y इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा होता है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम। ये जब मैक्सिमम होगा तो t2 मिनिमम होगा। ये मैक्स कब होगा अपना, sin थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मैं नीचे वाले फंक्शन को y बना दूं तो y मैक्सिमम कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1/3। What it will become, tell me, 1 plus 1/3, so it will be something like 3 plus 1, 4 root under 4/3। So what is the value, so it is coming as root under 4/3 means 2 by root 3, so t2 value will come, so t2 minimum value will be 10 root 3 by 2, so it will be something like 5 root 3। हाँ या ना। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन कौन सा, बेसिक मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल यूज हुआ है, एंड वी आर गेटिंग द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैमिस थ्योरम मैंने आपको बता दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव समथिंग लाइक अनदर क्वेश्चन, a 70 kg man is standing on a weighing machine in a 50 kg lift plus on the rope which supports the lift as shown in the figure. Find the force with which man should pull the rope to keep the lift stationary and also find the weight of the man as shown in the weighing machine। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करना है, एक आदमी है जो रोप को खींच रहा है, और ये रोप स्ट्रिंग से अटैच नहीं है, यहाँ पे एक पुल्ली है और ये पुल्ली से ये लिफ्ट लटका हुआ है, ये वाला रोप उसके गैप से गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चा यहाँ पे ये कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि ये रस्सी मूवेबल है ना, ये रस्सी को मैं खींच सकता हूँ नीचे की तरफ, तो ये रस्सी लिफ्ट से अटैच नहीं है, लिफ्ट बस इस वाले रोप से अटैच। इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, सपोज दिस पर्सन इज पुलिंग द रोप एंड द टेंशन डेवलप इन दिस स्ट्रिंग इज समथिंग लाइक टी। अगर ये टी टेंशन डेवलप हो रहा है स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे टी टेंशन डेवलप हो रहा है, ये टी टेंशन इधर जा रहा है, टी टेंशन, और ऊपर में क्या जा रहा है, टेंशन, क्योंकि वही रस्सी है। इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, 2t डेवलप हो जाएगा। इफ वी ड्रॉ द लिफ्ट, लिफ्ट अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो लिफ्ट पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, अगर ये खींच के स्टेशनरी रखे हुए, तो लिफ्ट पे ऊपर की तरफ 2t लग रही है बच्चा,
और इस अगर आदमी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं उससे समझ में आ जाएगा आपको। ये एक प्लैंक पे खड़ा है, ये आदमी पे भी फोर्स लग रहा है, ये आदमी पे भी फोर्स लग रहा है किधर की तरफ, ये आदमी अपना अगर हाथ ऊपर कर ले तो बच्चा फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। कितना टेंशन, इसका एक अपना mg होगा और इसको एक नॉर्मल मिल रहा होगा फ्रॉम द ब्लॉक, और वो ये नॉर्मल नीचे प्रेस कर रहा है। Since this man is also a 70 kg man is standing on the weighing machine in a 50 kg lift, और इस लिफ्ट का अपना वेट भी होगा, लिफ्ट का मास ऑफ द लिफ्ट इनटू जी, हाँ या ना। which supports the lift as shown in the figure, find the force with which man should pull the rope, वो कितना टेंशन लगाएगा so to keep the lift stationary, lift रुका रहे और that person is also stationary. Also find the weight of the man as shown in the weighing machine, weighing machine में कितना वेट दिखाएगा, तो weighing machine में नॉर्मल वेट दिखाएगा। तो चलो पहले इक्वेशन लिखते हैं फॉर मैन। अगर सिर्फ मैं मैन के लिए लिखूं तो मैन के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, मैन के लिए ऊपर नॉर्मल लग रहा है एंड टेंशन लग रहा है, and that is balancing the weight of the person. Weight of the person is how much, 700 न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और लिफ्ट अगर लिखूं तो लिफ्ट पे एक 2t लग रहा है एंड 2t is balancing what, normal plus what is the weight of the lift, 50, तो 500 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये भी तो लिख सकता हूं 2t माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 500। इक्वेशन नंबर सेकंड इसको बना देता हूं थर्ड। सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन व्हाट डू वी गेट, सर n माइनस n कैंसिल हो जाएगा, 3t is equal to 1200 implies tension is equal to 400 Newton. Once I get the tension, I can get the value of normal. Normal अपना कितना आ जाएगा? So from the first equation, we can get the value of normal. Normal is equal to 700 minus tension, that is 300 Newton. So this is the normal being exerted by the weighing machine on the man. So weighing machine पे कितना weight आएगा? 300 divided by 10, that is 30 kg will be shown on the weighing machine. 30 kg रीडिंग आएगा, कितना आ जाएगा 30 kg रीडिंग। और फाइंडिंग द रीडिंग yesterday only स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, जी से डिवाइड करते हैं, हाँ या ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ द गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट, द टेंशन इन द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ऊपर वाले स्ट्रिंग के टेंशन इन द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, एक ऊपर वाला जो टेंशन है स्ट्रिंग है उसमें आपको टेंशन बतानी है क्योंकि नीचे में भी एक स्ट्रिंग। तो इसको चलो हम लोग पहले थोड़ा छोटा कर लेते सो दैट वी कैन सॉल्व इट। बट ये आसानी से दिख रहा है, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। व्हाट वी नीड टू डू इज, हम लोग को फोर्सेज इस पॉइंट पे दिखाने हैं। एक पॉइंट है वहां पे 3 फोर्सेज लग रहे हैं, ध्यान दीजिए 4 फोर्सेज। क्या क्या है सर, ओरिजिनल फोर्स तो टेंशन था, चलो टेंशन है। नीचे की तरफ इस पे क्या लगेगा सर, ये ब्लॉक को mg खींच रहा है तो ये स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा और एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम, सो वी कैन से टेंशन इज इक्वल टू mg। तो ये वाले में क्या दिखा दे, इधर क्या दिखा दे, इधर टेंशन डेवलप होगा ना, एंड दैट टेंशन इसको हम लोग टी डैश बोल देते हैं। ऊपर वाले में ये टी मेंशन्ड है तो टी ही रहने दो, टी इसमें टी डैश कर देते हैं। ये टी डैश की वैल्यू कितनी है, टी डैश इज इक्वल टू एम। और कौन सा फोर्स है, और कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्सेस और कोई सा नहीं है तो वी कैन डिसॉल्व इट। एक ऊपर में फोर्स लग रहा है, रिजॉल्व करने के लिए आई एम यूजिंग द व्हाइट कलर बिकॉज ग्रीन कलर इज माई रिजॉल्व फोर्स। अगर मैं ध्यान दूं तो मेरा ये थीटा एंगल है तो इधर क्या आ जाएगा सर, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा तो टी कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा ई साइन थीटा। और इधर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, इधर एक एक्सटर्नल फोर्स उन्होंने लगाया। सिंस दिस ओरिजिनल फोर्स को मैंने डिसॉल्व कर दिया तो इसको मैं काट सकता हूँ। नाउ सिंस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हाट कैन आई बी सेड, व्हाट कैन आई से सर, फोर्स मस्ट बी, ध्यान दीजिए ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है सो आई कैन से टी cos थीटा is equal to mg and t sin थीटा is equal to फोर्स, हाँ या ना। अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं तो tan थीटा क्या आ जाएगा,
F upon mg. So this is the equation which we are getting. The tension in the upper part कितना हो जाएगा? तो टेंशन लेने के लिए what you can do? You can do the squaring and then add, square and add, क्या हो जाएगा सर? टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, है ना? तो अगर टी स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, है ना? So t square is coming as what? The t square is coming as f square plus m square g square. तो यहां से हम टेंशन क्या ला सकते हैं? तो रूट अंडर f प्लस m, f स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस g स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर. क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है. दैट्स व्हाई वी डिड द स्क्वायरिंग एंड देन एडेड. हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है. ओके, सो वी हैव 2 क्वेश्चंस एंड वी हैव टू सॉल्व दिस वन. तो ध्यान देते हैं इस पे. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लग रहा है. हम लोग इसको पहले रिजॉल्व कर सकते हैं. अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो आप बताओ मेरे को, ये क्या हो जाएगा? ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा. सो व्हाट कैन वी सेड अबाउट द रिजॉल्व फोर्सेस? दिस इज टी साइन थीटा एंड दिस इज टी cos theta. So what I can write from here is, if the body is in equilibrium, then t sin theta is equal to 4g, नीचे की तरफ 4g है, and t cos theta must be equal to 30 Newton. So tan theta is coming how much? 40 by 30 is equal to 4 by 3. जब भी 4 by 3 कुछ 4 3 5 आए तो we need to write the 37 degree and this is 4, this is 3. ये क्या है बच्चा? मैं बार बार बोल रहा हूँ 37 का ये 3 हो जाएगा, ये 5 और ये 4, तो ये क्या हो जाएगा? 53 डिग्री. सो यहां से 4 by 3 मतलब ये 53 डिग्री. थीटा इज 53 डिग्री. आपको निकालना क्या? गिवन सिस्टम इक्विलिब्रियम, फाइंड द वैल्यू थीटा एंड टी. तो यहां से फिर टी निकाल सकते हैं. टी इंटू कॉस 53 डिग्री इज इक्वल टू 30. तो टी इंटू कॉस 53 डिग्री कितना हो जाएगा? 3/5 इज इक्वल टू 30. तो 3 10 टाइम्स, तो टेंशन इज 50 न्यूटन. हाँ या ना? यस. So we have got the answer. Now please try to solve this one. Pause the video and try to solve. I am solving it for you. Okay. So let's see. The question is given. I am going to solve it. So here, यहाँ पे ऐसे normally रहने दो. Why? See. सर यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है टेंशन और यहाँ पे थीटा हो जाएगा अपना. If this is theta, then this is theta. So what can we say about the force? Here it will be T sin theta and here it will be T cos theta. है ना? And here it will be mg. बातें समझ में आ रही है? Then what we can write? Sir, T sin theta must be equal to 0.1 into 0.1 into g, and T cos theta is equal to √3. So if I write tan theta 1 by √3 implies theta is equal to 30 degree. Then if we put over here t into cos theta √3 by 2 is equal to √3 is equal to √3. √3 get cancelled, so t is equal to 2 Newton over here. हाँ ना? This is of first part and that is of second part. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now we need, this is another variety of question which we need to solve. जहां पे एक पॉइंट है जहां से दो टेंशन लग रहा है, यहाँ पे नीचे 4 kg का मास. If I resolve the forces or show the forces
यहाँ T2 लग रहा है, तो वी कैन रीड्रॉ इट, देयर इज अ पॉइंट ओवर हियर, उसपे कैसा कैसा फोर्स लग रहा है चलो देखते हैं। तो सर एक T2 लग रहा है, एक T1 लग रहा है, and there is a 4G as well. So we can use Lami's theorem over here. चलो Lami's theorem से करते हैं इसको, Lami's theorem से करते हैं। मेरे पास T2, T1 and 4G, और कोई फोर्स तो नहीं है, so we need to find what? Angle. If you can tell me this is 30 degree, then this is 30 degree. If this is 30 degree, then this is also 30 degree. Okay, so this is 90 degree, 90 degree. If I take this as alpha, this is beta, and this is gamma. हाँ या ना? What I can write? Tell me. The T1 by उसके सामने वाला एंगल sin alpha is equal to T2 divided by सर उसके सामने वाला एंगल sin gamma is equal to T3, टेंशन 3 तो नहीं है, 4G है हमारा फोर्स, 4G is equal to उसके सामने वाला एंगल sin बीटा, sin बीटा। अब अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे सारे एंगल्स पता है, T1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा कितना हो जाएगा सर? अल्फा आई मार्क्ड इट रॉन्ग, अल्फा विल बी होल, फोर्स के सामने वाला पूरा एंगल अल्फा बोलते हैं। सो दिस इज 90 प्लस 30, हाउ मच? टेल मी। 90 प्लस 30 साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू T2 बाई साइन गामा, साइन गामा कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन बीटा, बीटा कितना है? ये एंगल कितना? ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60, ये 30 तो ये 60, साइन 120 डिग्री। चलिए, तो वी कैन यूज रिलेशन नंबर, वी कैन यूज रिलेशन नंबर दिस थिंग विद दिस वन टू गेट द वैल्यू ऑफ T1। चलो, अननोन्स मेरे T1 एंड T2 है, तो मेरा यहाँ से T1 क्या आ जाएगा? T1 इज इक्वल टू सर 40 इंटू तो साइन 120, साइन 120 it will get cancelled out. T1 is equal to 40, so T1 is equal to 40 Newton and T2 is equal to 40 Newton। T2 दोनों T1 T2 कितना हो जाएगा? 40 40, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट, अगेन वी हैव दिस सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर द एंगल इज डिफरेंट। सो अब हमारा एंगल डिफरेंट है, अगर हम ध्यान दें इसको मैं रेजोल्यूशन से बनाऊंगा, आप इसको लेमी से बना सकते, मैं रेजोल्यूशन से बनाऊंगा ताकि बच्चों को दोनों कंसेप्ट समझना है। T2 T1 और नीचे क्या लग रहा है बच्चा? 5G। चलो इसको रिजॉल्व करने के लिए आई एम ड्रॉइंग द एक्सिसेस। टेल मी व्हाट इज द एंगल गिवन। सर ये 60 है तो यहाँ 60 हो जाएगा, ये 30 है तो इधर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर मैं फोर्सेस रिजॉल्व करूं, ऊपर में क्या आ रहा है? 32 साइन 60 डिग्री और इधर क्या आ जाएगा? T2 कॉस 60 डिग्री, और इस फोर्स को मैं काट सकता हूं, मैं काटूंगा दूसरे कलर से, ये कॉस 60 डिग्री अगर मैं काटना है, आई यूज दिस कलर, now I can cut it, now use the resolution of do the resolution of T1 cos 30 डिग्री और ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस T1 sin 30 डिग्री, एंड वी कैन कैंसिल दिस फोर्स आफ्टर रिजोल्यूशन। ये चीज मैंने वेक्टर में भी बताया होगा। नाउ सिंस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो ऊपर वाला फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। व्हाट आई कैन राइट? टेल मी। द T1 sin 30 डिग्री प्लस बोलो T2 sin 60 degree is equal to how much? 5G is equal to how much? 5G, हाँ या ना? एंड इधर क्या हो जाएगा बच्चा बोलो? तो T1 cos 30 डिग्री प्लस it must be balancing T2 cos 60 डिग्री, हाँ या ना? So we can find out the value over here। T1 और T2 निकालना है, तो अपना T1 और T2 का वैल्यू यहां से तो निकाल के यूज कर सकते अपने लोग। फर्स्ट सेकेंड रिलेशन से मेरा क्या आ रहा है? T1 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? सर √3/2 is coming as how much? So T2 into 1/2, 2 getting cancelled, so T1 T2 is equal to
root 3 times of T1. T2 is equal to root 3 times of T1. Now put this value in the first equation. So what it will get? T1 into 1 by 2 plus T2 की value root 3 times of T1 into root 3 by 2 is equal to 50. तो क्या आ जाएगा? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो T1 प्लस 3 T1 is equal to 100. यानी 4T1 is equal to 100 implies T1 is equal to 25 Newton. Once I've got the T1, I can get the value of T2 is equal to 25 root 3. Yes or no? 25 root 3. So it's a very simple question, not simple, but resolve it and then try to get the answer. Yeah, next question. If the system is in equilibrium, they are saying it is in equilibrium, then find out the value of T1 and T2. Okay, we can draw the FBDs of the different body, whatever it is given. So there is a 4 kg and there is a 6 kg block. Come on, let's draw the FBD. So if there is a tension over here, it will be tension T1. Here it will be tension T1. Here it will be tension 4G, and here it will be a tension T2. Any other force? Yes, 6G I have mixed. So if I write for this block, for 4 kg block, what it will be the equation? T1 is equal to 4G plus T2. Yeah, for 6 kg, what will be the equation? Tell me. Sir, ऊपर वाला force must be equal to नीचे वाला force T1 must be equal to 6G. So putting the value of T1 in this equation, what I getting? So 6G is equal to 4G plus T2. So implies T2 is equal to 2G. Means T2 is equal to 20 Newton and I can get the T1 is equal to 60 Newton. Yes or no? So by simply equating the forces, I have got the answer. And let's move to the next slide. It's a similar question that we did earlier as well. जिसमें lift था, एक आदमी था. He was pulling the string and was holding the lift together. So similar question. एक man है of mass 60 kg का inside a box of mass 20 kg. Man pulls a string which supports the box as shown in the figure. If the given system is at rest, वो rest में है, then find out the tension in the string and force exerted by man on the base. Base पे कितना force लगा रहा है? I need to redraw the figures. I need to draw the FBDs of both the body. अगर हम FBD बनाते हैं तो हमारा ध्यान देखो जरा, FBD अगर हम बना रहे हैं तो ये रस्सी मूवेबल है, तो ये रस्सी तो स्ट्रिंग से लिफ्ट से अटैच नहीं है, वो जाके यहाँ अटैच। तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा बच्चा? एक फोर्स, एक बच्चा यहाँ लग रहा होगा टेंशन, और ये आदमी नॉर्मल से इस लिफ्ट को प्रेस कर रहा होगा, और ये लिफ्ट का अपना भी तो एक वेट है, कितना? 20। अगर मैं आदमी का रीड्रॉ करूं, अगर आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो बताइए क्या हो जाएगा? सर यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा टेंशन, यहाँ इस आदमी का अपना वेट होगा, मैन का कितना वेट है? 60G, हाँ है ना? एंड और कोई फोर्स? यस, इस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा एंड होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो चलो पहले मैन के लिए लिखता हूं। फॉर मैन, टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन? सर टेंशन प्लस नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू 60G। फॉर लिफ्ट क्या लिख सकता हूं? बोलिए बच्चा, लिफ्ट क्या लिख सकता हूं? लिफ्ट के लिए ऊपर टेंशन मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मल प्लस 20G, या यहां से क्या लिख सकता हूं? टेंशन माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 20G। अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड फर्स्ट को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा? टेंशन 2T, नॉर्मल अब माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 80G। सो टेंशन इज इक्वल टू 40G और 400 न्यूटन। व्हाट इज द नॉर्मल बीइंग एक्सर्टेड? नॉर्मल का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो नॉर्मल आ जाएगा अपना टेंशन माइनस 20G, सो 400 minus 200 and that is equal to 200 Newton. Yes or no? Tell me, yes or no? तो यहां पे हमारा दोनों आ गया है। चलिए नेक्स्ट। ओके, नाउ कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन क्या होता है बच्चा?
कांस्टेंट मतलब स्ट्रिंग को कांस्टेंट कर दिया कि स्ट्रिंग ऐसे ही मूव कर सकता है। ऑल द टाइप ऑफ मोशन इन विच द बॉडी इज कॉन्स्ट्रेंड, उसको इसी जैसे मेरे को कांस्टेंट कर दिया कि मैं बस सीधा चल सकता हूँ, मीन्स मैं लेफ्ट और राइट नहीं जा सकता, तो मैं कॉन्स्टेंट हो गया हूं टू वॉक स्ट्रेट। तो ये कॉन्स्टेंट मोशन कहलाते हैं जिसमें स्ट्रिंग इज अलाउड टू मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। तो ये पुल्ली सीधा ही जा सकता है, ये पुल्ली इधर ही जा सकता है। तो कांस्टेंट मोशन में आपको निकालना है। जो भी स्ट्रिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बात बताइए, वो क्या है? इनएक्सटेंसिबल है। क्या है? इनएक्सटेंसिबल, वो स्ट्रेच नहीं हो सकता है। तो एक प्रिंसिपल अगर स्ट्रेच नहीं हो सकता है, तो अगर मेरा इस रस्सी का एंड का इस अगर एक पॉइंट का मैं बात करूं, अगर ये पॉइंट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो रस्सी के इस एंड को भी 5 मीटर से ही जाना पड़ेगा ऊपर। अदरवाइज अगर 5 मीटर से ऊपर नहीं गया, देन वो रस्सी टूट जाएगी, एक्सटेंसिबल तो है नहीं, इट विल ब्रेक। तो सिंपल लॉजिक वी आर गोइंग टू यूज इज, सिंस string is inextensible extensible, so velocity of each point, so velocity of each point of string, each point of string must be same, otherwise it will break. String must be same, otherwise it will break, otherwise वो टूट जाएगा, otherwise it will break। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर कांस्टेंट मोशन है इन द गिवन सिस्टम, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर एक काट है, काट v1 वेलोसिटी से जा सकती है, तो ये वाला काट का अलाउड है मोशन v2 मोशन इसके अलाउंग, तो व्हाट विल बी, फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ m2, यानी m2 का v2 निकालना है मुझे, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ v2। तो मुझे नहीं पता, बट एक चीज मैं श्योर हूं, बट आई एम श्योर कि अगर इसकी वेलोसिटी v2 है, अगर इस बॉडी की वेलोसिटी v2 है, और v2 अगर मान लेते हैं हम, देन v2 का कंपोनेंट रस्सी के अलोंग कितना होना चाहिए? ये v1 से जा रहा है, तो ये रस्सी में भी वेलोसिटी v2 होगा, तो यहां भी वेलोसिटी, सॉरी v2 नहीं v1 होगा। अगर ये वेलोसिटी v1 से जा रहा है, तो इस रस्सी में भी वेलोसिटी v1 होगी, और इस पॉइंट में भी वेलोसिटी v1 होनी चाहिए, यानी v2 की कंपोनेंट अलोंग द रस्सी कितनी होनी चाहिए? v1 के बराबर। सिंपल लॉजिक था, v2's component along component along the string must be equal to v1। बस वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। नाउ सी सर, v2 का कंपोनेंट उधर कितना हो जाएगा? तो v2 का कंपोनेंट अगर ये थीटा है, तो v2 को अगर उसके अलोंग रिजॉल्व कर देंगे, देन टेल मी कितना हो जाएगा? v2 cos थीटा। सो v2 cos थीटा, आपको दिख रहा है v2 का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? v2 का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा? फिर v2 cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा? v2 sin थीटा। तो v2 का cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए? v1 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से v2 कितना आ गया? सर v1 बाई cos थीटा, यही आंसर अपना। तो v1 अपना दिया हुआ था, v1 बाई cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि अगर v2 इज अलाउड टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो v2 का कंपोनेंट अलोंग द रस्सी मस्ट मैच v1, तब v1 उसको जो मिल रहा होगा वो आगे से बढ़ रहा होगा, दिस ऊपर वाला काट। हाँ या ना? इसी टाइप के मोशंस को हम लोग कांस्टेंट मोशन बोलते हैं, मतलब बॉडी इज अलाउड टू मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली, इट कैन नॉट गो अबव। सी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस वन एज वेल। आप इसको पॉज करो एंड ट्राई करो खुद से, प्लीज पॉज इट एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। In the given system, if m1 is moving with the velocity of v1, find out the horizontal velocity of m2। m2 की वेलोसिटी कितनी होगी? तो m2 की वेलोसिटी इन्होंने मान रखी है v2, कितनी है? v2। हाँ या ना? तो फिर वही बात, सर अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
तो ये कितना है अपने पास v2 है। तो कैन वी से कि v2 का कंपोनेंट along string must be how much? Must be equal to v1 velocity। तो सर v2 का कंपोनेंट कितना हो जाएगा v2 cos 90 minus theta must be equal to v1। So implies v2 is equal to v1 by cos 90 minus theta, जिसको हम लोग v1 by sin theta भी बोल सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा अपना क्या होता है sin थीटा होता है, हाँ या ना। तो v2 की कंपोनेंट एक परपेंडिकुलर टू द रस्सी आएगी, एक अलोंग द रस्सी आएगी। अलोंग द रस्सी में उसकी कंपोनेंट का वैल्यू v1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि रस्सी के एक एक पॉइंट में v1 का वेलोसिटी है, हाँ या ना। बातें समझ में आ रही है। तो इन दिस वे वी कैलकुलेट द कांस्टेंट मोशन। नेक्स्ट देखते हैं। सो सी अगेन। अब थोड़ा सोचो क्या हो रहा है। ये ब्लॉक, ये काट सामने जा रहा है, तो क्या ये रस्सी सामने जाएगा? नहीं, रस्सी ऐसे फिर स्ट्रेच होता जाएगा। तो यानी अगर मैं इस वेलोसिटी को, अगर आप ध्यान दो, इस वेलोसिटी को ना दो कंपोनेंट में मैं ब्रेक कर सकता हूं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये रस्सी के लॉन्ग एंड रस्सी के परपेंडिकुलर, रस्सी के लॉन्ग एंड रस्सी पे परपेंडिकुलर। अगर आप ध्यान दो, ये 60 है, अपना ये एंगल कितना हो जाएगा सीधा एंड ऐसे, सीधा ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। नाउ v1 की वेलोसिटी, v1 कंपोनेंट की वेलोसिटी अलोंग द रस्सी कितनी आएगी? ये आएगी v1 cos 60 डिग्री, आया ना। तो यानी रस्सी में सीधा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है v1 cos 60 डिग्री, और v1 की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रस्सी कितनी हो जाएगी v1 sin sin 60 डिग्री। तो मुझे परपेंडिकुलर वाले से कोई मतलब नहीं है, रस्सी में नेट जो वेलोसिटी आ रहा है वही रस्सी में ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी अलोंग द रस्सी। सो तो इसमें अपना v2 है, तो इधर की तरफ क्या कंपोनेंट आ जाएगा बोलो सर v2 cos 37 डिग्री, बस मुझे उससे मतलब है। तो v1 कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, जो v1 वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग है, दैट शुड मैच v2's कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, तभी रस्सी ब्रेक नहीं करेगा। शुड मैच अलोंग स्ट्रिंग शुड बी इक्वल टू v1 v2's component along the string। तो कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे v1 लिख देते हैं, v1's कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल टू v2's कंपोनेंट। v1 कंपोनेंट कितना v1 cos 60 डिग्री, दैट मस्ट मैच हाउ मच v2's cos 37 डिग्री। तो v2 cos 37 डिग्री कितना हो जाएगा सर v1 इंटू cos इज 1/2 इज इक्वल टू v2 cos 37 कितना हो जाएगा। तो अगर जब भी 37 53 दिखे मुझे तो क्या करना है 37 डिग्री, so cos 37 is base by 5. So this is 3, this is 5, this is 4. Cos 37 is 4 by 5. So what is the value? The given system find V2. तो V2 कितना हो जाएगा सर V2 is equal to 5V1 V2 is equal to, मुझे यहां से V2 निकालना है, V2 is equal to 5V1 by 8 हो जाएगा, हाँ या ना। तो सिंपल कॉन्सेप्ट व्हाट वी यूज कि दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रस्सी मस्ट मैच। इसकी कंपोनेंट अलोंग द रस्सी v1 cos 60 आएगी और उसकी v2 cos 37 डिग्री आएगी, हाँ या ना। नेक्स्ट, नाउ अ रॉड इज गिवन, a ladder AB, not rod, a ladder, ladder is a solid body, is placed along the wall on a floor of 37 degree from horizontal if its end A is pulled with a velocity of 2 meter per second। एंड ए को 2 वेलोसिटी है, देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बी। तो बी का कितना होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या ये लैडर स्ट्रेच हो सकता है? नो। तो जो वेलोसिटी दिया गया है उस, तो लैडर कैन नॉट स्ट्रेच अलोंग इट्स लेंथ, लैडर कैन नॉट स्ट्रेच अलोंग इट्स लेंथ।
तो क्या हो जाएगा बोलिए बच्चा, ladder cannot stretch along its length, so what can we do is that we can resolve the velocity. सर इसको अगर मैं इसको अलग मैं अगर ऐसा बात करूं तो ये डिग्री 37 है, तो ये डिग्री कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल है ना, ये भी 37 वर्टिकली अपोजिट, इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा वेलोसिटी का, ये v2 cos 37 डिग्री. होपफुली यू आर गेटिंग इट. सो लैडर का वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लैडर इज 2 cos 37 डिग्री. तो अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर कितनी हो जाएगी, vb cos 53 डिग्री. एंड इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द लैडर एंड इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द लैडर सेम होनी चाहिए, अदरवाइज लैडर विल एक्सपैंड. अगर लैडर का सामने वाला एंड 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो लैडर का एंड वाला भी एंड 5 मीटर पर सेकंड से जाना चाहिए, अदरवाइज उनके बीच में लेंथ गैप आ जाएगा. सिंपल, दैट कॉन्सेप्ट हैज टू बी यूज्ड. सो क्या हो जाएगा, सो 2 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू सर vb cos 53 डिग्री. कितना, 53 डिग्री. तो 2 इंटू, अगर मुझे फिर से 37 मिल रहा है तो 37 डिग्री 3 5 4, if I write cos 37 is 4/5 is equal to VB into cos 53 is 3/5. 5 gone, so VB is equal to 8/3. I hope you are getting it. 8/3 meter per second. So in this way, we solve this kind of constant problems. Now, yeah. So this is for today. We are gonna study next topic, frame of reference, non-inertial in the next topic. आज के लिए इतना रखते हैं. We have completed the equilibrium and the constant motion. Hopefully you will revise all the questions, solve more, practice more questions. अपना ख्याल रखिए and routine बना के पढ़ाई करिए. Make a routine on the Sunday night in this week how I'm gonna study. If you are watching the video, make a slot of that timing कि मुझे 6 to 7 PM वीडियो देखनी है एंड रात के 10 से 12 मुझे बायोलॉजी पढ़ाई करनी है एंड डिनर का एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स टाइम रखिए एंड देन वॉक आफ्टर डिनर. डू नॉट जस्ट सिट ऑन द चेयर डायरेक्टली आफ्टर हैविंग डिनर. डिनर करने के बाद आप थोड़ा टहलिए जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करे तो आपको नींद जल्दी नहीं आएगी. ठीक है, जो बच्चे को रात में पढ़ने की हैबिट है प्लीज मेक कीप ऑन डूइंग दैट थिंग. आप किसी और के चलते अपना हैबिट चेंज मत. जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है फॉलो दैट वन. सबकी सुनो, मानो अपनी, खुद की बात मानो. आप सबको ही सब एडवाइस देता है बट आपको अपना ही बात मान के चलना है. यू नो व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट. अगर मुझे रात में नींद नहीं आती, मुझे रात में पढ़ने में अच्छा लगता है, देन स्टडी इन द नाइट. हु इज सेइंग यू टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. जब आप अर्ली मॉर्निंग वेकअप करते हो तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते, तो आप रात में पढ़ाई करो. सिंपल सी बात. ठीक है, चलिए अच्छे से मन लगा के पढ़िए. फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. टिल देन अपना ख्याल रखिए. टाटा, बाय बाय.